बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर। चैप्टर 4 पढ़ेंगे सेकंड ईयर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। अब जो चैप्टर 3 है इसके कुछ टॉपिक्स मैंने उसके नहीं डिस्कस किए, कुछ टॉपिक्स उसके मैंने डिस्कस नहीं किए। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस नहीं किए, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। वो क्यों नहीं डिस्कस किए वो मैं लाइव लेक्चर में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। जब डिस्कशन होगी वहाँ पर मैं चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊँगा, आपको बातें बताऊँगा। उसमें मैनिपुलेटर्स का एक टॉपिक है, ZW मैनिपुलेटर है, उसमें NL मैनिपुलेटर्स है। इंट्रो वैसे दे देता हूँ लेकिन पढ़ाऊँगा उधर। NL न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, कर्सर को न्यू लाइन पर मूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेट विड्थ कॉलम होते हैं हमारे पास, स्क्रीन की विड्थ को कैलकुलेट करते हैं। सेट प्रिसीजन का एक मैनिपुलेटर है, वो हम लोग उधर डिस्कस करेंगे। टाइप कास्टिंग का टॉपिक है, वो भी हम लोग उधर ही डिस्कस कर लेंगे। और उसमें कमेंट्स के टॉपिक है, वो भी हम उधर ही कर लेंगे ताकि आप लोग रेगुलर हो जाएं। उसके बाद आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में ये सारा का सारा जो चैप्टर है कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरह की वर्किंग होती है, इनका पर्पज़ क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको हमने पहले प्रोग्राम लिखे, हमने सारे एग्जीक्यूट किए प्रोग्राम। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 होती थी, फिर स्टेटमेंट 2 होती थी, स्टेटमेंट 3 होती थी, स्टेटमेंट 4 होती थी, स्टेटमेंट 5 होती थी, स्टेटमेंट 6 होती थी, स्टेटमेंट 7 होती थी। ऐसे हमने लिखे सारे के सारे प्रोग्राम। तो जब हम उनको एग्जीक्यूट करते थे, रन करते थे, तो हम कहते थे अभी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रही है, अभी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो रही है, अभी स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो रही है, अभी स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो रही है, अभी स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट हो रही है, अभी स्टेटमेंट 6 एग्जीक्यूट हो रही है, अभी स्टेटमेंट 7 एग्जीक्यूट हो रही है। ये कहते थे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रही है, स्टेटमेंट 2। तो ये जो एग्जीक्यूट हो रही है ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे पता चलता यहाँ पर एग्जीक्यूट 1 है, एग्जीक्यूट 2 हो रही है, एग्जीक्यूट 3 हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ मूव कर रही होती थी जिसको हम कहते थे एग्जीक्यूशन कंट्रोल। क्या कहते थे उसको, एग्जीक्यूशन कंट्रोल। यानी कि पहले एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट 1 पर था, फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट 2 पर है, फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट 3 पे है, फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट 4 पे है, फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट 5 पर है। इसका मतलब इस वक्त एग्जीक्यूशन यहाँ से चल रही है। और ये जो चीज़ नजर, इसको कहते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या कहते हैं इसको, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन बता रही है कैसे फ्लो हो रहा है। पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, फिर स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3, फिर स्टेटमेंट 4। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर लेती हैं। हमारी C++ और C के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो क्या करती हैं, इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर लेती हैं। कभी ये सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करा रही हैं जिस सीक्वेंस में लिखा होता है ये कोई, फिर कभी कभार यहाँ से जंप करा के इधर लेके आ रही होती हैं, ये भी कोई एग्जीक्यूशन कंट्रोल हो रहा था। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ही चलती रहती हैं और यहाँ से कई दफ़ा दूसरी तरफ भी मूव कर लेती हैं। तो सेकेंड ईयर के कोर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती हैं, इन स्टेटमेंट्स को कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं इनको, कंट्रोल स्टेटमेंट। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो क्या होती है कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्या डेफिनेशन होगी, आ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या काम होता है, दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल। क्या कंट्रोल करता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। उनको हम कहते हैं हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स। दूसरा नाम क्या है इनका, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इन्हीं को कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये डायरेक्शन बताते हैं कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किधर होगा। ये सारी स्टेटमेंट उनको क्या कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर। इन्हीं को हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ये क्या करती हैं, कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन या मूवमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रोल, जो है जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करती हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती हैं। तो काफ़ी सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग इसी से आती है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी बेहतर ना की जाए तो एग्जीक्यूशन का समझ ही नहीं आती हमें।
तो ड्राई में अक्सर बेहतर हम एक ही फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखते रहे, अब आज हम मल्टीपल देखेंगे। तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं इसकी, क्योंकि यही चीज़ें प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर ये सही ना हो तो आपकी एग्जीक्यूशन सही नहीं हो सकती। तो आपकी कोर्स में 3 तरह के टाइप्स लिखी हैं, वैसे 4 भी होती हैं, तो कोर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, पहली टाइप है, इसको कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। दूसरी टाइप है कंडीशनल स्ट्रक्चर। तीसरी टाइप है इसकी आइटरेटिव स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये 3 टाइप्स हमारी बुक्स में लिखी हुई हैं, जितने भी सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करो। वैसे एक फोर्थ होती है, ऑप्शनल है, फंक्शन कॉल भी होती है, लेकिन ये कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर, आइटरेटिव और लूप स्ट्रक्चर, फंक्शन कॉल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उसी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होंगी। ऐसा जो भी स्ट्रक्चर होगा हम उसको कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। क्या मतलब कि जिस सीक्वेंस में लिखी होंगी उसी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट 1 फिर स्टेटमेंट 3 और एंड पर स्टेटमेंट एंड। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा हम इसको कहेंगे, ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन गया जी, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, अगर डेफिनेशन की बात करें, द स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स, किस में एग्जीक्यूट करता है, इन द सेम ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में, इन विच दे आर रिटन। कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो लिखी गई हूँ। पहले स्टेटमेंट 1 होगी, फिर स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3, फिर स्टेटमेंट 4, फिर स्टेटमेंट 5, 6, 7 एंड एंड स्टेटमेंट तक। ऐसा जो भी स्ट्रक्चर होगा हम उसको क्या कहेंगे, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे जी, सीक्वेंस स्ट्रक्चर। यानी पहले एक एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे वो सारे इसी ऑर्डर में। इसमें कोई स्टेटमेंट भी स्किप नहीं होती, याद रखिएगा। कोई स्टेटमेंट क्या नहीं होती, स्किप नहीं होती, स्किप्ड। कोई भी स्टेटमेंट इसमें स्किप नहीं होती। और आज तक जितने भी प्रोग्राम हमने लिखे अपने प्रीवियस टॉपिक्स में, जितने हमने रन किए, वो सारे के सारे किस में थे जी, सीक्वेंस स्ट्रक्चर में थे। किस में थे, सीक्वेंस स्ट्रक्चर में। कोई इशू इसमें बात। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्शन और कंडीशनल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन, कंडीशनल, कहते हैं ये जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है या कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये किसी कंडीशन की बेस पे सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन है, किसी कंडीशन की बेस पर सिलेक्ट करता है कि कौन सा पार्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होगा और कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और कौन सी स्टेटमेंट स्किप होंगी। ये डिसाइड करता है, ये सिलेक्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। किस बेस पे सिलेक्ट करता है, किसी कंडीशन की बेस पे सिलेक्ट करता है। कैसे सिलेक्ट करता है, मैं अगर इसकी आपको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू बताऊं, ये फ्लो आता है, यहाँ पे आती है कंडीशन। सबसे पहले इसमें कंडीशन आती है, किसी कंडीशन की बेस पे ये सिलेक्ट करता है या तो इधर जाना है या इधर। अब कंडीशन ऐसी होती है जिसकी 2 ही तो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होगी, या वो कंडीशन फॉल्स होगी। कहते हैं जब कोई कंडीशन ट्रू होगी तो तब भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है ऐसे हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे।
अगर फॉल्स होंगी तो ये वाला फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा फिर। यानी ये किसी कंडीशन की बेस पर सिलेक्ट करता है कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ये स्किप होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ये स्किप होगी। ऐसा जो भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर होगा हम उसको कहेंगे, ऐसा जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इसी को हम कहेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि ये एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को, बात तो वही है ना सारी, एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को। किसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है? एक स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे मैंने बात नहीं लिखी थी, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकता है, या ऐसे मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स। इन सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। किसके अकॉर्डिंग, किस चीज़ पे? बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन कंडीशन। इस कंडीशन की बेस पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। अगर कैसे एग्जीक्यूट करता है? अगर कंडीशन ट्रू होगी, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, क्या हो जाएंगी? एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और कुछ क्या हो जाएंगी? स्किप हो जाएंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और कुछ स्किप हो जाएंगी। डिपेंड करता है ना, कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, कुछ स्किप हो जाएंगी। कंडीशन फॉल्स होगी, कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और कुछ स्किप होगी। इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इसलिए इसको कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें डिसीजन मेक हो रहा है, डिसाइड कर रहे हैं ना कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और कौन सी नहीं। इसलिए कई दफ़ा इसको कहते होते हैं, क्या कहते होते हैं? डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते थे इसको? डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो डिसीजन मेकिंग का काम करती हैं? एग्जाम्पल जो हमारे कोर्स में शामिल है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर। ये सारी हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में होगी। इंशाल्लाह हम इनको पढ़ेंगे। लाइक कभी ऐसे प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे कि मार्क्स इंटर करें, अगर 33 से बिलो हैं तो फेल आ जाए, ज़्यादा है तो पास, ग्रेड चेक करने हों, वावल कॉन्सोनेंट निकालने हों, तो ये सारे हम सिलेक्शन, कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये टू टाइप्स ही। तीसरा हमारे पास मैंने पहले बताया आइटरेटिव स्ट्रक्चर, आइटरेशन स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रेपिटेशन भी कहते हैं। अब वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास आइटरेशन स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। आइटरेशन कहते हैं एक जो हमारे पास रेपिटेशन होती है। तो कैसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो किसी कंडीशन की बेस पर, किसी कंडीशन की बेस पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करता है जी? स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस जाके कंडीशन को दोबारा चेक कर रहा है। किसी कंडीशन की बेस पर ये डिसाइड करता है कि इसको कितनी दफ़ा मैंने एग्जीक्यूट करना है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जो ही कंडीशन फॉल्स होगी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको कहते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर। इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट
स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। सिंपल। क्या कहते हैं, इट यूज टू, वही एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स as long as given conditions remains true। ये स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। जो ही वो कंडीशन फॉल्स होगी, जो ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए। ऐसा जो भी स्ट्रक्चर होगा हम उसको कहते हैं लूप स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं आइटरेशन स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर। या इट यूज टू रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये भी ठीक है, रिपीट करता है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन को जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। इट यूज टू रिपीट द execution of statement or set of statement as long as given condition remains true। ये लूप्स के लिए यूज़ कर, इसको लूप भी कहते हैं कि ये काम बार बार करें, 10 दफ़ा करें, 50 दफ़ा करें, 100 दफ़ा करें, तो इसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसमें जो हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो देख लें। इसमें सारे के सारे लूप पढ़ेंगे हम लोग। फॉर लूप इसमें पढ़ेंगे, वाइल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और डू वाइल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स हैं ये, लूप भी कहते हैं इनको। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप या स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट एंड डू वाइल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये था हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर का टॉपिक। अब हम इसको हर एक को डिटेल से, जो फंक्शन का अलग, यहाँ से कंट्रोल दूसरे किसी फंक्शन में ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। कोर्स में शामिल है इसलिए उस तरफ जाता नहीं हूँ मैं। सबसे पहले हम आज पढ़ लेते हैं डिटेल से टॉपिक जो है हमारे पास, वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर का। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, डेफिनेशन तो पढ़ा चुका हूँ। अब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। अभी हमारे पास मेजर टॉपिक है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। उसकी जो स्टेटमेंट हमने आज पहली पढ़नी है, इफ स्टेटमेंट पढ़नी है। इफ स्टेटमेंट का क्या काम है, क्यों यूज़ करते हैं? कहते हैं इट इज़ अ वन वे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। कौन सा है जी? वन वे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। वन वे का मतलब है, कहते हैं वन वे सिलेक्शन है। इट यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिस पे बेस्ड ऑन अ कंडीशन, किसी कंडीशन की बेस पर ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी और नहीं भी करेगी। अगर इसमें कंडीशन ट्रू होगी, याद रख लीजिएगा, क्या करेगी, ये एग्जीक्यूट कर देगी स्टेटमेंट्स। इसमें अगर कंडीशन ट्रू होगी, इसको वन वे सिलेक्शन स्ट्रक्चर इसीलिए कहते हैं कि अगर इसमें कंडीशन ट्रू होगी तो एक ब्लॉक जो है स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स, इसमें जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, स्किप होगा। इसलिए इसको कहते हैं वन वे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ऐसे इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं वर्किंग इसकी, तो ये कंडीशन है हमारे पास, इसकी बात करूं, अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा जी, स्किप हो जाएगा और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको कहते हैं वन वे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, इट यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और अगर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे। इसमें और कुछ है ही नहीं है। वन वे इसको कहते हैं, वन वे सिलेक्शन। अगर फॉल्स होगा तो कुछ भी एग्जीक्यूट इसमें नहीं होता। सिंटैक्स देखें कैसे हम यूज़ करेंगे। इफ़ इसमें रिजर्व वर्ड है ज़्यादा भी, ये इसका सिंटैक्स है। इफ़ रिजर्व वर्ड है, यहाँ पे आपने कंडीशन लिखनी है, चाहे सिंपल कंडीशन है चाहे कंपाउंड है। यानी रिलेशन ऑपरेटर वाले भी कंडीशन लिख सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी। या आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अगर एक स्टेटमेंट होगी तो फिर इन ब्रैकेट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर लिख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो ये हमें ब्लॉक बनाने की ज़रूरत है, इन ब्रैकेट्स की ज़रूरत है। मैं दोनों तरह की एग्जांपल आपको दे दूंगा, कैसे इसको करेंगे। एग्जांपल देखें,
इफ़, ये पहली एग्जांपल है, x ग्रेटर देन y, सी आउट SVS। सिंपल एक मैंने एग्जांपल लिखी, कहते हैं इसको चेक करो, इफ x ग्रेटर देन y, x और y को कोई वैल्यू दे देते हैं हम लोग, x को 10 दे देते हैं और y को 5 दे देते हैं। तो मैंने कहा इफ x ग्रेटर देन y यानी कि 10 ग्रेटर देन 5, ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, SVS स्क्रीन पे प्रिंट होगा, जो कुछ मर्जी लिखा होगा एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक ये एग्जीक्यूट हुआ, ख़त्म। अगर मैं ऐसे कर देता हूं, अब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y 10 ग्रेटर देन 15, फॉल्स, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं, कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो भी इसके बाद लिखा होगा प्रोग्राम में उसकी तरफ। इसको कहते हैं वन वे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा ये जो है अगर एक स्टेटमेंट हो तो फिर इनको ज़रूरत नहीं है लिखने की। ये देखें, अब इसके बाद जो भी होगा ये इसी की स्टेटमेंट होगी, अभी भी ये एग्जीक्यूशन ऐसे ही होगी, पहले और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इधर लिखनी हो तो फिर आपको ये जो करली ब्रैकेट है, ब्रेसेस हैं, वो मस्ट लिखनी है आपने। दूसरी एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, SVS, ये /n है। अब x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू, SVS x इज ग्रेटर, दो स्टेटमेंट्स हैं इसलिए हमने ये लिख लिया। अब काफ़ी तरह के प्रोग्राम आप इनके थ्रू बना सकते हैं। नंबर इंटर करें, अगर नंबर लेस देन 33 हो तो मैसेज आ जाए पास, सॉरी फेल, अगर ज़्यादा आ जाए तो पास। नंबर इंटर करें, पता चल जाए ऑड नंबर है या इवन नंबर है, जितने मर्जी प्रोग्राम है। तो कुछ एक दो प्रोग्राम लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इफ़ के साथ। इसमें क्या मसले मसाइल भी हैं वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। पहले एक दो प्रोग्राम लिख लें ताकि आपको बता दें। तो कुछ इफ़ से रिलेटेड प्रोग्राम लिखते हैं आज। किस चीज़ का प्रोग्राम लिखें, पहले सिंपल लिख लेते हैं मार्क्स के हवाले से, कि मार्क्स इंटर करें, जो इंटर करें मार्क्स चेक करके बता दे हमें ऑड है और ये पास है या फेल है। ये ऑड और इवन का प्रोग्राम लिख लेते हैं, पहले मार्क्स वाला लिख लेते हैं। सिंपल हमने मार्क्स इंटर करने हैं जी, तो इंटीजर कोई हमें चाहिए, फ्लोट वाले पॉइंट में भी कर सकते हैं। चलिए इंटीजर नंबर हम इंटर करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड, क्या करे जी, मार्क्स फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट, क्या प्रिंट द मैसेज पास आर फेल, सिंपल। तो प्रोग्राम एक लिखते हैं सिंपल, किसके लिए जी, पास आर फेल। लेकिन राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट मार्क्स फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट द मैसेज, क्या फेल आर पास, सिंपल, वो जज करे। इसका मतलब है हमें तकिया कलाम वही, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, और भी कोई रखने हैं तो रखने, वाइट मैन, यहाँ तक तो तकिया कलाम हो गए। ये बस आदत बना लें, स्क्रीन क्लियर हो गई। हमें एक वेरिएबल चाहिए, नाम उसका कुछ भी रखते हैं। मैं कहता हूँ वेरिएबल हो जाएगा इंटीजर m, यानी मार्क्स मैं इसमें एंटर करूँगा। फिर मार्क्स एंटर कराएं, उसके लिए सी आउट स्टेटमेंट, मैसेज के लिए सी आउट, मैसेज आ जाए, एंटर मार्क्स, मार्क्स एंटर करा दें। इसमें क्या हो जाएगा जी, सिंपल सी इन एम, मार्क्स जो इंटर होंगे वो एम में स्टोर हो जाएंगे, ऐसे ही है। अब क्या करें, चेक लगाएं, चेक में उधर लगा लेता हूँ उस तरफ। सबसे पहला चेक, इफ मार्क ग्रेटर देन 33, मार्क ग्रेटर देन 33, तो क्या मैसेज आए, सी आउट पास।
अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर चेक लगाएं एक और। इफ मार्क्स, अच्छा डबल नहीं है, सिंगल ग्रेटर होगा। चले ग्रेटर देन इक्वल टू पे हम पास कर देते हैं, लेस देन 33, तो क्या मैसेज आ जाए जी? और प्रोग्राम क्या हो जाएगा? ख़त्म, सिंपल। एक वेरिएबल लिया, नंबर इंटर किए, पहले प्रैक्टिस कर चुका हूँ, सिर्फ चेक लगाया, ये नई चीज़ है। m ग्रेटर देन इक्वल टू 33 पास, अगर ये ट्रू है। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर दूसरा चेक लगाया। अगर ये मैं चेक नहीं लगाता तो बस वो ट्रू पे ही चेक करता रहेगा, ये याद रख लीजिएगा। चेक लगाएंगे तो फॉल्स पे भी चेक होगा। अब आपके सामने मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको ये कैसे होगा। वही चीज़, ये कंप्यूटर मेमोरी और ये आउटपुट स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर, इंटीजर m एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा मेमोरी में। स्लैश एन सी आउट है, इंटर मार्क्स, यहाँ पे मैसेज आ गया इंटर मार्क्स। क्या मार्क्स एंटर करें? CIN मार्क्स मांग रहा है, कुछ आप बता दें। चलें 60 लिख देते हैं जी, क्या होता है। m में वैल्यू स्टोर होगी 60, क्या स्टोर होगी? 60। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, m ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ट्रू है फॉल्स? 60 ग्रेटर और इक्वल टू 33, और तो है ना, ग्रेटर है, ट्रू, मैसेज आ जाएगा सी आउट पास। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट को भी चेक करेगा, इफ m लेस देन 33, नो, फॉल्स, खत्म, गेट ch प्रोग्राम खत्म। फिर रन करें, स्क्रीन क्लियर। आप इसमें आप 20 लिखते हैं, इधर वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फॉल्स, स्किप। m लेस देन 33 यानी 20 लेस देन 33, ट्रू। यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा? फिर इस तरह ये प्रोग्राम होते रहेंगे, रन होते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, चलते रहेंगे। इसी तरह ऑड नंबर का प्रोग्राम भी आ सकता है, इवन का भी आ सकता है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन, वो भी बड़ा फेमस प्रोग्राम है। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें अगर किसी नंबर को आप 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 आए तो वो इवन नंबर है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वैसे भी है। और अगर उसका रिमाइंडर 1 आए तो उसका जो होता है वो ऑड नंबर होता है। ये नहीं जो नंबर किसी नंबर पे डिवाइड हो जाए, 2 पे डिवाइड हो जाए, 2 पे हर नंबर डिवाइड हो जाता है। बेसिकली फुल डिवीजन होनी चाहिए, रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। यानी इसका मतलब है ऑड इवन यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहे हैं? नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। और नंबर किस पे डिपेंड करता है? रिमाइंडर पे डिपेंड करें। तो रिमाइंडर जिसका 0 होगा वो इवन नंबर होगा, रिमाइंडर जिसका 1 होगा वो ऑड होगा। अभी मैं इसी को ऑड इवन में अगर कन्वर्ट करता हूँ, इसी प्रोग्राम को, सिंपल देखिएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड चेक वेदर इट इज ऑड और इवन। सिंपल, नंबर मैंने m ले लिया, एंटर अ नंबर, यहाँ पे सिंपल एक मैसेज चेंज कर दें, एंटर अ नंबर। वो चले n कर देता हूँ क्योंकि n अच्छा होता है नंबर, यानी n हो गया, कोई नंबर आप दे दें। मैं साथ साथ रन भी कर रहा हूँ आपके सामने, मैसेज आ जाएगा एंटर अ नंबर। कोई नंबर दे दें, मैं सपोज दे देता हूँ 10 स्टोर हो गया। अब आपने चेक करना है ये नंबर ऑड है या इवन। चेक करने का क्राइटेरिया क्या है? मैंने कहा कोई भी नंबर है उसको 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो इवन, अगर ऑड आए 1 आए तो ऑड हो गया। अब चेक करने के लिए हमें ऑपरेटर यूजर रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करें? उसके लिए एक ऑपरेटर पढ़ा था आप लोगों ने, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर। तो कैसे चेक करते होते हैं पढ़ाया हुआ बड़ी डिटेल के साथ। अब यहाँ पे चेक लगाना है आपने, ये यहाँ पे चेक लगेंगे इंशाल्लाह। तो किसी नंबर का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? सपोज ये नंबर n है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे ना। ये ऐसे होता था ना, जो भी नंबर हो वो 2 पे डिवाइड होगा। लाइक यहाँ पे 10 आया तो 10, 5 are 10, रिमाइंडर 0, ये हमें बताएगा कि ये ऑड है। इसका मतलब है ये पहले कैलकुलेशन होगी, तो इसका मतलब है इफ n% 2, यानी ये रिमाइंडर निकाला। अब ये किसके इक्वल आए? कहते हैं अगर ये इक्वल हो जाए किसके?
ज़ीरो के, यानी ये सोल्यूशन ज़ीरो के इक्वल है। ये देखें ज़ीरो है, 10 है, तो क्या मैसेज आ जाए? इवन है ये। अगर ये नहीं है n%2, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर दो, ये नॉट इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, यानी 1 आ जाता है, तो नंबर क्या आ जाता है हमारे पास? ऑड। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी देखिए रन किया, 10 किया, 10 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर 2, 0 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0 ट्रू, क्या आ जाएगा मैसेज? इवन। और ये वाला नॉट इक्वल टू 0 नहीं है भाई, ये फॉल्स, ख़त्म। फिर रन किया, मैंने इधर 7 दे दिया, क्या दे दिया जी? 7 दे दिया, 7 दिया, 7%2 1 आता है, 1 इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल, स्किप। 1 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, क्या आ जाएगा? ऑड। इस तरह ऑड और इवन नंबर का प्रोग्राम बन सकता है। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ग्रेटर स्मॉलर का भी प्रोग्राम बन सकता है, लेस देन का भी आ सकता है, ग्रेटर देन आ सकता है, 2 नंबर में से ग्रेटर, 3 नंबर से ग्रेटर, सारे प्रोग्राम इसके थ्रू आ सकते हैं। ये थी इफ़ स्टेटमेंट। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या? इसमें फॉल्स में कोई स्किप करता है, कोई काम नहीं कर रहा है, हमें अलग से हर फॉल्स के लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। इसका सोल्यूशन होता है फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट, 2 वे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। यहाँ तक ये बातें क्लियर, इससे रिलेटेड सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें।